हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आंसर कारी। लास्ट लेसन में हमने देखा था अपभ्रंश भाषा की विशेषताएं। आज हम चर्चा करेंगे अपभ्रंश भाषा की व्याकरणिक विशेषताएं, जिससे हमें पता चलेगा अपभ्रंश किस प्रकार हिंदी से संबंधित है तथा अपभ्रंश और हिंदी के अंदर क्या क्या समानता है। अपभ्रंश की रूप निर्माण संबंधित प्रवृत्तियां। राहुल जी के अनुसार उन्होंने नए सुबंतों तिड़ंतों की सृष्टि की और एक ऐसी सृष्टि की जिससे वह हिंदी से अभिन्न हो गई और संस्कृत पाली प्राकृत से अत्यंत भिन्न हो गई। अपभ्रंश की रूपगत विशेषताओं में निम्नलिखित मुख्यता मानी जाती है। रूप निर्माण की दृष्टि से अपभ्रंश में प्रतिपादिक की विविधता नहीं पाई जाती। अपभ्रंश में केवल अकारांत, इकारांत और उकारांत प्रतिपादित ही मिलते हैं। इनमें भी अकारांत प्रतिपादिकों की प्रधानता है, जैसे जग, अपन आदि। अपभ्रंश में प्रतिपादिक और शब्द रूप एकीकृत रूप में उपलब्ध होते हैं। इसका असर अपभ्रंश के लिंग विधान पर दिखाई पड़ता है। जैसे अपभ्रंश में पुल्लिंग की प्रधानता है, नपुंसक लिंग लुप्त है और स्त्री रूप बहुत कम प्रयोग होता है। जब हम हिंदी की बात करते हैं तो हिंदी में भी लिंग में पुरुषलिंग और स्त्रीलिंग का ही बोध होता है, जिसमें उनका सामान्य रूप से प्रयोग किया जाता है। तो अब भ्रंश के केवल दो ही वचन प्रयुक्त होते हैं। द्विवचन के रूप में पाली और प्राकृत में भी समाप्त हो गए थे। अपभ्रंश में भी द्विवचन की सत्ता नहीं है और इससे व्यक्त करने के लिए द्वि, दसोड़ा आदि जैसे शब्दों की सहायता ली जाती है। विभक्तियों की हास्य की जो प्रवृत्ति पाली से प्रारंभ हुई थी, अपभ्रंश में बहुत बढ़ जाती है। अपभ्रंश में केवल तीन कारक समूह है: कर्ता, कर्म, संबोधक, कारण, अधिकरण, संप्रदाय, संबंध, अपादान। कर्ता, कर्म, संबोधन समूह में एक वचन में प्राय शब्दों का प्रतिपादित रूप मिलता है, अर्थात इनमें विभक्तियों का प्रयोग नहीं होता। उदाहरण के लिए पुत, पुतु, पुता आदि। उकारांत शब्दों में बहुलकता अपभ्रंश की प्रमुख विशेषता है। करण, अधिकरण समूह में एक वचन में कई विभक्तियों का प्रयोग होता है, जिनमें ई, ए रूप की प्रमुखता है। विद्वानों ने इसे अपभ्रंश का एक अपना रूप माना है। इस समूह में बहुवचन रूप में ही के योग बनते हैं, जैसे देवही, गिरही इत्यादि। अपभ्रंश में संपदान, संबंध और अपदान कारक के रूप में एक रूपता स्थापित हो गई है। इन समूहों में एक वचन के रूप प्राधान्य होते हैं। है, हे, हु, हो के योग से बनते हैं और बहुवचन में हु, हऊ, हु का प्रयोग होता है। इस प्रकार अपभ्रंश में किसी शब्द के कारकों के लिए केवल 6 रूप मिलते हैं। संस्कृत में एक शब्द के लिए 21 और प्राकृत में 12 कारक रूप होते हैं। अपभ्रंश की एक रूपगत विशेषता यह भी है कि यह अधिकांश कर्ता, कर्म और संबंध कारकों से में विभक्तियों का प्रयोग होता ही नहीं है। इससे लुप्त विभक्ति पद कहते हैं, जिसका निर्देशन हेमचंद्राचार्य ने किया था। लुप्त विभक्ति पदों के प्रयोग के कारण वाक्य विन्यास में आई अस्पष्टता तथा विभक्ति प्रत्ययों की संख्या कम हो जाती है। हो जाने के फलस्वरूप अर्थबोध की कठिनाई को दूर करने के लिए अपभ्रंश में प्रसर्गों की सहायता ली जाती है। करण, संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण कारकों में क्रमशः सुहु और तन, रेशी और केहू, होन्तऊ, होंत, करऊ, केर, केरा तथा मजी, मजे के प्रयोग होते हैं। इनमें संबंध और संबंधन कारकों में प्रसर्गों का प्रयोग अधिक होता है। संज्ञा शब्द की अपेक्षा सर्वनाम शब्दों के साथ प्रसर्गों का प्रयोग अधिक होता है, जो कि हिंदी की भी एक विशेषता है। अपभ्रंश में सर्वनामों के विभिन्न रूप पाए जाते हैं। इन रूपों के सूक्ष्म अवलोकन से हमें पता चलता है कि उत्तम पुरुष एकवचन की प्रवृत्ति है और मैं एवं बहुवचन की अहम है।
मध्य पुरुष के रूप में प्रथमा का तुहु अथवा तुहु अपभ्रंश का अपना रूप है तथा निश्चयवाचक सर्वनाम के लिए ओई और निकटवर्ती निश्चयवाचक सर्वनाम के लिए अहे का प्रयोग मिलता है। संबंधवाचक सर्वनाम के लिए अपभ्रंश में जे, जो आदि रूप मिलते हैं। प्रश्नवाचक और एवं अनिश्चयवाचक सर्वनाम के लिए अपभ्रंश में कै, की, कवल। परिणामवाचक सर्वनाम के उदाहरण जेवड़ू, जेतुल, जेत्य, जेताऊ आदि और गुणवाचक सर्वनाम के उदाहरण जैसो, जोहू आदि तथा संबंधवाचक सर्वनाम में तुम्हारिस, हमारिस आदि जैसे शब्दों का प्रयोग होता है। इन सभी शब्द रूपों से हमें यह पता चलता है कि अपभ्रंश और हिंदी में कितनी समानताएं हैं तथा अपभ्रंश की एक उल्लेखनीय विशेषता यह है कि इस काल रचना में तिङंत रूपों के स्थान पर कृदंत रूपों का व्यवहार अधिक होता है। तिङंत वह जो प्रत्यय के रूप में कार्य करते हैं। रूपों का प्रयोग केवल वर्तमान और भविष्य काल में होता है, जबकि भूतकाल के लिए कृदंत रूपों के साथ साथ अहि, अच जैसे सहायक क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है। अपभ्रंश की शब्दगत और रूपगत विशेषताओं के इस संक्षिप्त विवरण से यह स्पष्ट होता है कि हिंदी अर्थात अवधी ब्रजभाषा खड़ी बोली आरंभिक साहित्य के रूप के बहुत निकट है तथा 14वीं शताब्दी तक आते आते अपभ्रंश पूर्णतः विलुप्त हो गई और अपभ्रंश भाषा को एक अकेली भाषा न मानकर हम हिंदी भाषा के परिवार की तरह भाषाओं का समूह मानते हैं। 14वीं शताब्दी में अपभ्रंश के विलुप्त होने के बाद हमें 15वीं शताब्दी के आसपास कबीरदास जी का साहित्य प्राप्त होता है, जिससे हमें पता चलता है कि वह कबीरदास जी के बाद ब्रजभाषा, अवधी और खड़ी बोली के साहित्य मिलते हैं। कबीरदास जी की भाषा का साहित्य की भाषा का अभी हमें इतना पता नहीं है। आरंभिक साहित्य के रूप के निकट है। यह निकटता इतनी है कि अपभ्रंश को हिंदी या पुरानी हिंदी कहे तो इसका कोई अनौचित्य नहीं है। कुछ विद्वानों ने परवर्ती अपभ्रंश या अवहट को अपभ्रंश और हिंदी के बीच की कड़ी मानते हुए हिंदी की उत्पत्ति सिद्ध करने की कोशिश की है, जो अनावश्यक है। साहित्यिक अपभ्रंश को साहित्यिक हिंदी का पूर्व रूप मानकर इस भाषिक विकास को सही ढंग से समझा जा सकता है। ध्यान केवल इस बात का रखना चाहिए, साहित्यिक अपभ्रंश और साहित्यिक हिंदी का संबंध सीधा न होकर अप्रत्यक्ष है। दोनों का विकास अलग अलग पर सामान्य बोली के आधार पर हुआ है। यह आधार ही समानता के कारण उनके बीच की समानता के सूत्र पैदा करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आंसर कार्य।